हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो सूत्री विभाजन का वह कौन सा चरण होता है, तो मेटाफेज चरण होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सूत्री विभाजन में जो होता है, पुत्री कोशिका में गुणसूत्र पैतृक कोशिका के समान रहता है। सूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र पैतृक कोशिका के समान रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है। हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट न्यूनतमीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री ककड़ी जिसे सी कुकम्बर कहते हैं, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है सी कुकम्बर, निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। समुद्री ककड़ी जो होता है यह किसे इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एक समुद्री अकशेरुकी को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो होता है एक्वाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है, यानी एक्वाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। कौन? समुद्री ककड़ी। यह भी पूछा जाता है कि एनालिडा संघ के अंतर्गत कौन आता है, एक्वाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन आता है, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी में जो है 1988 में इसी में पुनः संशोधन किया गया। और जल प्रदूषण निवारण जो होता है, इसी के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल की जो गुणवत्ता जो मापी जाती है, शुद्ध जल जो होता है उसकी गुणवत्ता किस में मापी जाती है, तो बीओडी में मापा जाता है। अगर जिस जल का बीओडी अधिक होता है तो जल प्रदूषित होता है, और जिसका बीओडी का मान कम होता है वह स्वच्छ जल की श्रेणी में आता है, उसे आदमी पी भी सकता है, पीता भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है। पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता जो होती है वह कार्बन स्पेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कार्बन स्पेस। कार्बन स्पेस को जो है कार्बन बजट के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन स्पेस को कार्बन बजट के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन बजट के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थ पावर क्या होता है? अर्थ पावर जो होता है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा बनाया जाता है। अर्थ पावर किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा बनाया जाता है। और कार्बन क्रेडिट जो होता है यह 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बराबर होता है। कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बराबर होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है। किसकी वैश्विक तापन क्षमता जो है इनमें से सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इनमें से सबसे ज़्यादा वैश्विक तापन होता है। ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, ये सभी गैस जो होते हैं पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी होता है। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ओजोन गैस आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आता है। इसके बाद जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को कहते हैं। कुल आनुवांशिक विविधता को इसमें क्या कहा जाता है,
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसे जीन पूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और जीन जो होता है, ये जीन जो होता है, जीन डीएनए का बना होता है। जीन किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। और जैव विविधता जो है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में। इसके बाद, और ये बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन गैस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रेडॉन गैस। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो यह किसका कथन है? तो मिलुटिन मिलानकोविच का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी जो गोल है, पृथ्वी गोल है, यह कथन किसने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? कोपरनिकस का है। इससे पहले वीडियो में भी सेट नंबर 2 में भी बताया गया है यह। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यूट्राफिकेशन। यह जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अस्मोग अम्ल वर्षा जो होता है, यह वायु प्रदूषण से संबंधित होता है। अस्मोग क्या होता है? तो यह जो होता है फोटोकेमिकल स्मोग होता है। यह कुहासा तथा नाइट्रस ऑक्साइड के मिलने से बनता है। क्या स्मोग बनता है? अम्ल वर्षा जो होता है, यह किसके किसके मिलने से बनता है? तो SO2 एवं NO2 के मिलने से अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ पे अस्तित्व में आई थी? तो सिंगापुर में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज का जो सफलता पूर्वक स्थापना का श्रेय दिया जाता है वह रास बिहारी बोस को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को दिया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य है। चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? तो किसानों द्वारा 3/20 यानी 1 बीघा बराबर क्या कट्ठा होता है? 20 कट्ठा होता है। यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। यही था तीन कठिया प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। निम्नांकित को सुमेलित करना है, यानी कांग्रेस नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जो है क्या प्रस्ताव पारित किया गया था? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी 1 का 3 हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन यह कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। और कराची कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, कराची कांग्रेस अधिवेशन यह 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या पारित किया गया था? मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका राइट आंसर जो है सी का 2 से हो जाएगा। और लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। इसमें क्या पारित किया गया था? तो गरम दल और नरम दल में एकता हुआ था, यानी मिला हुआ था, मिल गया था दोनों एक में। तो इसका राइट आंसर जो है इस प्रकार मिला लीजिए आप, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने ही 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था।
1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे यह गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। महात्मा गांधी की पत्रिका भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी की पत्रिका कौन कौन थी? तो यंग इंडिया था, इंडियन ओपिनियन था और हरिजन पत्रिका था। इसके बाद और भी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका पुस्तक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत जो है भारत में किसने करवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और लॉर्ड मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्म लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जन्म किसने दिया? तो लॉर्ड मैकाले ने ही दिया। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल सनीवन की सहायता से 1830 ईस्वी में, कब? 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का पूर्णतः समाप्त किया था, ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। और फारसी के स्थान पर 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया। और भारत में जो है आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और वुड डिस्पैच जो आया था शिक्षा के लिए, यह कब आया था? तो 1854 ईस्वी में आया था, 1854 ईस्वी में आया था। और वुड डिस्पैच को है जो है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्षता किए थे, यानी सभापति के रूप में सभापति था यह। 1939 ईस्वी में इसने जो है पटाभी सितार मैया के खिलाफ कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, लेकिन उससे जो है त्यागपत्र देकर 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था? किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो यह था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 1853 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था आरंभ किया। इसके लिए 1854 ईस्वी में यानी इसके एक साल बाद जो है मैकाले समिति की स्थापना की गई। मैकाले समिति की स्थापना या नियुक्ति की गई। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था यह कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? तो मुंबई के ग्वालिया टैंक से, यानी बम्बई के ग्वालिया टैंक से। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। रौलट एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था। रौलट एक्ट कब आया था? तो 1919 ईस्वी में आया था। और रौलट एक्ट को जो है
काला कानून की संज्ञा दिया गया था। और रॉलेट एक्ट जो है यह बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। इसके बाद ये तो गलत है। इसके बाद गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। नहीं, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था गांधी इरविन समझौता। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो विचार की भी है। प्रस्तावना में आप देखिएगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, ऐसे जो लिखा रहता है वो क्या रहता है? प्रस्तावना रहता है। इससे ही प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। तो इसमें किस किस शब्दों की चर्चा है, यानी आदर्शों की चर्चा है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की, उपासना की, स्वतंत्रता की। उपासना की, स्वतंत्रता की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जो है 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो बम्बई अधिवेशन में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गलत पूछा है और गलत ऑप्शन नंबर बी ही है। क्या कहा गया है कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। नहीं, राज्य का धर्म अपना नहीं होता है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे सकता है। यानी भारतीय राज्य में कई प्रकार के धर्म यानी रह सकता है, आवास लेके रह सकता है, घूम फिर सकता है और उस पर कोई जो है इस पर क्या कहते हैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए में था कि यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सही है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान का जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। और मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में जो है भाग 4 और अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा पहले 10 मूल कर्तव्य था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। वही मौलिक अधिकार जो है यानी मूल अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो है बलवंत राय मेहता समिति जो है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो यह किस राज्य पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू होता है। और यह जो विधेयक है उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में संशोधन करता है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह जो होता है यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होता है। रबी फसल के अंतर्गत एक मुख्य फसल जो आता है वह गेहूं आता है। गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल के अंतर्गत। वही खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सा फसल आता है? तो गेहूं के बाद धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। और जायद फसल जो होता है जायद फसल के अंतर्गत तरबूज आता है, खरबूजे आता है, खीरा आता है, सब्जी आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है। अशोधित मृत्यु दर जो है वह 7.1% है। और ये अशोधित मृत्यु दर क्या होता है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं। तो यह किस खनिज के भंडार हैं? तो बॉक्साइट खनिज के। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बॉक्साइट के भंडार है। बॉक्साइट का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वह कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। यह उड़ीसा जो है देश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत करता है? लगभग 76% यह अकेले बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और भारत जो है बॉक्साइट उत्पादन में 5वें नंबर पर है, 5वें स्थान पर है। परंतु बॉक्साइट के समग्र संचित भंडार में भारत का स्थान जो है वह चौथा है। मैग्नीज जो उत्पादन होता है, इसके बाद जो है मैग्नीज उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। मैग्नीज उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद तांबा जो है, तांबा का उत्पादन बहुत सारे राज्य करते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी का स्थान है। कोई अलग का इसमें खास महत्व नहीं है कि सबसे ज़्यादा वो राज्य करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है यह एक पर्वत श्रृंखला है। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा है। कौन? नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोड्डा बेटा है। इसकी ऊंचाई जो है वह 2637 मीटर है। 2637 मीटर है दोड्डा बेटा की ऊंचाई। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि साल बबूल और बांस जो शुष्क कटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। यानी साल बबूल और बांस में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, यानी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 51 से 151 सेंटीमीटर तक होता है। 51 से 151 सेंटीमीटर तक होता है। और जहाँ 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होता है उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। इस वन के वृक्ष जो होते हैं रोजवुड होते हैं, महोगनी होते हैं, एनी होते हैं और एबोनी होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और कैमूर पठार का विस्तार जो है यह रोहतास और कैमूर जिले में है। कैमूर की पहाड़ी यह विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। कैमूर की पहाड़ी विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो है जोतों की संख्या जो है वह 1.47 करोड़ है, 1.47 करोड़ है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। बिहार राज्य में जो लिंगानुपात है वह 918 है। वही भारत की लिंगानुपात की बात करें तो भारत में लिंगानुपात जो है वह 943 है, यानी इससे कितना कम है तो 25 कम है। यानी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत आय से लिंगानुपात जो है बिहार का वह 25 अंक कम है। कितना कम है तो 25 कम है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह हरियाणा है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है 879 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिले का है। गोपालगंज जिले का है। गोपालगंज जिले का कितना है तो 1021 है। 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात जो है वह देश में सबसे ज़्यादा है। केरल राज्य का लिंगानुपात देश में सबसे ज़्यादा है, यानी 1084 है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और हाल ही में जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया था वह क्यों बिहार दिवस मनाया गया था तो 112वां बिहार दिवस मनाया गया था। यह क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा अगर बीपीएससी टी का सेट देते हैं तो। इसके बाद जो है बिहार से और भी राज्य अलग हुए। बिहार से जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हुआ। और उसके बाद जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ही दिल्ली में दरबार लगाया गया था। उसी में बिहार को अलग प्रांत में बांटा गया था। इससे एक प्रांत उड़ीसा प्रांत निकला था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री की बैठक मेजबानी किया गया है। भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया है तो यह कोच्चि शहर द्वारा किया गया। कोच्चि शहर में किया गया। कोच्चि शहर जो पड़ता है यह केरल राज्य में पड़ता है। केरल राज्य में पड़ता है। और वर्तमान समय में केरल राज्य की साक्षरता दर जो है वह भारत में सबसे अधिक है। इसके बाद जो है यह जो है 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री की बैठक जो हुई थी वह कब हुई थी तो 20 से 30 मई तक हुई थी। 20 से 30 मई तक हुई थी। 20 से 30 मई तक हुई थी। और अंटार्कटिक संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था भारत द्वारा वह कब किया गया था तो 19 अगस्त 1983 ईस्वी को। 19 अगस्त 1983 ईस्वी को भारत द्वारा अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वह प्रोबोवो सुबियांतो हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहबाज शरीफ जो है शहबाज शरीफ यह 2024 में मार्च में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा यह फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। द्वारका में। द्वारका कहाँ पे पड़ता है गुजरात में पड़ता है। तो द्वारका कहाँ पे पड़ता है गुजरात में पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया।
जो डैश क्षेत्र से संबंधित थे, तो यह जो थे गायन क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। भले ही यह गायन क्षेत्र से संबंधित है, इसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन इसके गीत को जानते हैं आप। चिट्ठी आई है इसी के द्वारा लिखा गया है। न कजरे की धार न मोतियों की हार जो लिखा गया है, यानी गज़ल जो प्रस्तुत किया है, यह इसी का है। किसका है? तो पंकज उधास का है। इसके बाद जो है चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, ये भी पंकज उधास का ही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको एग्जाम की दृष्टि से। यह कौन थे? तो मशहूर गज़ल गायक थे पंकज उधास, और इसका मृत्यु 72 साल की उम्र में हो गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? कहाँ पर इस परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पे? तो लखनऊ में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? तो आपतन किरण और निर्गत किरण उसके बीच निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जो है कि दो इंजन एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होगा? दो इंजन एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर को क्या प्रतीत होगा? तो उसे तारतम्य में जो है कमी का अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि या कमी जो होती है, इसी घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में जो वृद्धि या कमी होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, यानी इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में क्या होता है? समान अवस्था की तुलना में जो होता है यह कम होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कम होता है। और अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है यह माध्यम के समांतर गमन करता है। अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम के समांतर में चलता है। अनुदैर्ध्य की तरंग की विशेषता है कि ये तरंग जो होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती है। और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है यह ध्रुवित नहीं की जा सकती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कहाँ मौजूद होते हैं? तो परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त में जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 8 तक होता है। 1 से लेकर 8 तक होता है, जबकि यह वर्ग में जो होता है यह नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या हस्तांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजकता होती है। बोरबरी के नियम के अनुसार जो है परमाणु को बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रह सकता है वह 8 ही रह सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका जो होती है वह थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही सिर्फ सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? इसके न्यायाधीश का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह था न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई कौन किया था?
तो न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहीं पे है नीचे में, कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। उपरोक्त कथन किसका है? क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ही भारत में रेलवे की शुरुआत को कार्ल मार्क्स ने भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह माना है। भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह माना था। इसके बाद जो है, जो कार्य जो है बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर सका, वह कार्य रेलवे ने कर दिया। यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और 9 जनवरी को जब लौटा था तो इसी के उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि रौलट एक्ट एक निवारक हत्या है? रौलट एक्ट ने एक निवारक हत्या है, यह कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू जो थे यह लिबरल राजनेता थे, ब्रिटिश लिबरल राजनेता थे, जिन्होंने भारत में सचिव के पद पर 1917 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक कार्य किया था। और इसी के बीच जो है 1919 आता है, यानी इसी में जो है रौलट एक्ट लाया गया था। और रौलट एक्ट को इसी ने कहा था कि रौलट एक्ट एक निवारक हत्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? सर्वोपरि सत्ता की नीति जो दी थी वह किसने दी थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वह 1813 से 1823 ईस्वी तक था। 1813 से 1823 ईस्वी तक था। और हेस्टिंग के समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था। हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम आया था, यानी लागू भी किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1822 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, यह कथन गलत है, यानी राजनीतिक दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किया गया था? तो 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में जो था 10 मौलिक कर्तव्य था। 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य जो है यह भारतीय संविधान के भाग 4 के क में आता है और अनुच्छेद 51 के क में आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मूल अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? मूल अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। मगर कुछ भी हो जाए, देश में आपातकाल की स्थिति भी क्यों न हो जाए, शेष मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को ही निलंबित किया जा सकता है।
अगर जो है आपातकाल भी लगता है, तीनों आपातकाल, तो भी अनुच्छेद 20 और 21 का हनन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 1956 में आया था। 1956 में आया था। यह जो है यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर दिया गया राष्ट्रपति शासन के परिवर्तन से संबंधित है, नहीं। तो इसका राइट आंसर गलत ही पूछा गया था, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में लाया गया और इसमें जो है भूमि सुधार पर जोर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 में लाया गया, जो सहकारी समिति से संबंधित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का। इसमें मूल अधिकार की चर्चा है और शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वह वुड डिस्पैच नीति को कहा जाता है। वुड डिस्पैच नीति को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। निम्नलिखित में भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, जमशेदपुर आता है, बोकारो आता है, राउरकेला आता है, दुर्गापुर आता है, वनपुर आता है, कुल्टी आता है, जहाँ लौह इस्पात कारखाना है। और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि केरल में सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो दूसरा नाम क्या है, तो पोनानी नदी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वह भरतपुझा है। और लेकिन जो है केरल से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वह पेरियार नदी है। पेरियार नदी की लंबाई जो है वह 244 किलोमीटर है, 244 किलोमीटर है। और वहीं भरतपुझा नदी की लंबाई जो है वह 209 किलोमीटर है। जैसे दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी नदी हो जाती है और दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी नदी हो जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वन घुरखर अभयारण्य घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कच्छ के रण को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है कच्छ का रण जो है जंगली गधा के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र कच्छ के रण का क्षेत्र जंगली गधा के लिए जाना जाता है। और कच्छ के रण में जो है अब राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। वह कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है, वह कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। कच्छ के रण को जो है सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित पैटर्न जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह नक्षत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाते हैं, नक्षत्र कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 88 तारा नक्षत्र मंडल है। कुल 88 तारा जो है कुल 88 आधुनिक तारा नक्षत्र मंडल है। और ग्रह क्या होता है, तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, तारा क्या होता है, तो ग्रह जो होता है वह सूर्य तथा किसी तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। सूर्य तथा किसी अन्य तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह ने खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। और तारा किसे कहा जाता है, तो जो खगोलीय पिंड अपना प्रकाश और ऊष्मा विसर्जित करता है उसे तारा कहते हैं। और जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे
बड़ा भंडार है। यूरेनियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वह कहाँ पे है, तो वह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में जो है तुम्मालापल्ले खदान जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो यूरेनियम का भारत में सबसे बड़ा खान है। यूरेनियम को जो है मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम के जो अयस्क होते हैं वह पिच ब्लेड होते हैं और थोरियोनाइट होता है। थोरियम जो होता है, थोरियम का अयस्क क्या होता है, मोनोजाइट होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि असत्य की पहचान कीजिए। असत्य की पहचान करना है आपको, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सेबी अर्थव्यवस्था की मुद्रा की सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। सेबी जो है यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करते हैं, यह नहीं करती है, बल्कि सेबी की जगह कौन करता है, सेबी की जगह जो है आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई को फुल फॉर्म जो होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह बम्बई में है, यानी मुंबई में है। और भारतीय स्टेट बैंक का भी मुख्यालय जो है वह भी मुंबई में ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हरित क्रांति के बारे में आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर जो है ए और दो दोनों सही है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गोंड ने किया था, यह भी सही है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यह भी सही है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन एम.एस. रंधावा को नहीं। यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन हो जाता तब से हो जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। केवल 1 और 2 ही सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। क्वेश्चन है कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरियोलस बल के कारण। किस बल के कारण, तो कोरियोलस बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरियोलस बल जो होता है यह आभासी बल होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। जो किससे उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कोरियोलस बल जो होता है अक्षांश के कोण का सीधा समानुपाती होता है। अक्षांश के कोण का यह सीधा समानुपाती होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है। भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति पक्ष प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है, तो कितना प्रतिशत मुआवजा प्रदान किया जाता है, तो 3,000 रुपये प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम दक्ष योजना जो है वर्ष 2020-21 से लागू की गई और पीएम दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईबीसी, सफाई कर्मचारी और अपशिष्ट बीनने वाले समुदाय जो होता है, इन समुदायों के कौशल स्तर को दीर्घकालिक या अल्पकालिक कौशल प्रदान करके इसे आगे बढ़ाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लॉन्गटे महोत्सव
किस राज्य की न्यासी जनजाति द्वारा मनाई जाती है? लोंगटे महोत्सव किस राज्य की न्यासी जनजाति द्वारा मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में मोपिन महोत्सव भी मनाया जाता है, अपातानी महोत्सव भी मनाया जाता है, चलो लोकू महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके बाद असम में जो है बिहू त्योहार मनाया जाता है। लोसांग जो होता है वह सिक्किम में मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? अदानी समूह की कंपनी द्वारा यानी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा भारत के गुजरात राज्य में इसे स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान है वह 10वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर कितना है? अपेक्षित विकास दर जो है यह 7% है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही जो है इसका ADB यानी एशियाई विकास बैंक इसका जो अनुमान बताया है वही IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो अनुमान बताया है वह 6.8% ही बताया है। अगर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पूछता, इसके रिपोर्ट के अनुसार जो पूछता तो 6.8 हो जाता। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गणगौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गणगौर महोत्सव का आयोजन राजस्थान राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। गणगौर महोत्सव जो होता है यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है और इस पर जो है भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का समारोह होता है जो वैवाहिक आनंद का प्रतीक है। और यह जो होता है चैत्र माह यानी मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। और राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला का भी आयोजन किया जाता है। राजस्थान के अजमेर में ही पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? तो यह माल्थस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जनसंख्या का अध्ययन जो होता है वह डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और डेमोग्राफी के पिता जो है जॉन ग्रांट को कहा जाता है। डेमोग्राफी के पिता जॉन ग्रांट को कहा जाता है। विश्व के वर्तमान जनसंख्या जो है वह 7.8 बिलियन है। 7.8 बिलियन है। माल्थस के जो अनुसार है जनसंख्या की रफ्तार जो है वह दोगुनी से बढ़ती रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है तो इसका राइट आंसर मालवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिल्बे माइसिन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन में किया जाता है? तो किसके उन्मूलन में किया जाता है? तो कृषि कीटक के उन्मूलन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मिल्बे माइसिन का जो उपयोग होता है वह पशु के दवा के रूप में भी किया जाता है। मिल्बे माइसिन ऑक्सिम जो होता है इसका उपयोग जो होता है बिल्ली और कुत्ते के दिल के कीड़ों और अन्य स्थितियों के उपचार में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शंकुधारी वन। किस जीवोम यानी बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन की। किसकी? तो शंकुधारी वन की। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 51% भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। और अंतरिक्ष में प्रकीर्णित तरंग को जो भाग प्राप्त होता है वह 30% भाग प्राप्त होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में चूना मिलाने से
क्या होता है। मृदा में जो हम यानी मिट्टी में जब चूना हम मिलाते हैं तो क्या होता है, तो मिट्टी जो होता है वह कम अम्लीय हो जाता है, कम अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक जया तरंग का RMS मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो यह 0.707 अधिकतम मान होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह क्या होता है। तो क्योंकि यह तेल व जल के मध्य पृष्ठ का तनाव घटाता या बढ़ाता है। क्या होगा, घटाएगा या बढ़ाएगा, इनमें से कौन सही हो जाएगा। तो यह जो होता है घटाता है। तेल व जल के पृष्ठ मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समुद्री जो लहर होती है उसे शांत करने के लिए उस पर तेल डाला जाता है। क्योंकि उसका मध्य पृष्ठ तनाव जो होता है वह घट जाता है, जिसके कारण समुद्री लहर शांत हो जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूरदर्शन रिसीवर में आवाज़ कैसी होती है। दूरदर्शन रिसीवर में आवाज़ जो होती है वह कैसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड या कह सकते हैं आवृत्ति मॉड्यूलेटेड होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धूमकोरा किसके संयोजन से बनता है। धूमकोरा जो होता है इन सभी के संयोजन से बनता है, यानी ओजोन एवं हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं प्रकाश, धुआं और कोहरा, इन सभी के मिश्रण से धूमकोरा का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार जर्मेनियम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हेक्सामेथिलीन जो होता है, हेक्सामेथिलीन डायएमीन तथा एपिडिक अम्ल के संघनन से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। तो नायलॉन 66 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन का जो निर्माण किया था वह केरोथर्स ने किया था। नायलॉन का निर्माण किसने किया था, तो केरोथर्स ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वह कहाँ पे होता है, तो वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ जो है सोडियम ऑक्जेलेट के निर्माण के लिए मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। मैथ और रीजनिंग हम नहीं बताते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर फिर भी आपको मैथ और रीजनिंग में कोई भी दिक्कत हो और आपको PDF या कोई भी समस्या हो आपको, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपकी समस्याओं को सोल्व कर सकूं। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।